जॉन हुसैन साहब, शुरू में आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, मुझे ये बताइएगा जो नए सुप्रीम लीडर का ऐलान है वो कब तक एक्सपेक्टेड है और कितना ज़्यादा चांस है, किसका कौन बन सकता है, और क्या ये जो नए लीडर होंगे उनकी अक्रॉस द बोर्ड जो एक्सेप्टेंस होगी, कोई चैलेंज तो उनको नहीं होगा इस प्रोसेस में? जिस तरह आप कुछ बात शुरू में कर रहे थे उसमें क्लियर आवाज़ नहीं आ सकी। देखिए, नए सुप्रीम लीडर कौन होंगे, दिस इज नॉट क्लियर। किसी को भी नहीं पता नए सुप्रीम लीडर कौन होंगे। कुछ लोगों ने कहा है कि आरफी साहब सुप्रीम लीडर हैं, बन गए हैं, ऐसा नहीं है। वो वक्त ही बताएगा कि नए सुप्रीम लीडर कौन है। इसके ऊपर स्पेकुलेशन इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि गार्डियन काउंसिल का अपना, सॉरी, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का अपना बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है इन चीजों के अंदर, जो कि वोटिंग जो होती है वो तो पब्लिकली होती है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ द टेलीविजन इटसेल्फ। बट अभी तक कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकते और उसी वक्त डिसाइड होगा। कुछ लोगों को कंसर्न आयतुल्ला खामनाई के फ्यूनरल प्रोसेशंस के हवाले से भी हैं और एक्सपेक्टेड यही है कि एक दो दिन के अंदर नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद नमाज जनाजा, इम्कानात इस चीज के हैं कि नमाज जनाजा तेहरान के अंदर पढ़ाई जाएगी नए सुप्रीम लीडर की तरफ से। ये भी खबर मुझे मौसूल हुई है एक जराये से। ओके चिश्ती साहब, ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा क्योंकि आपका खुद भी एयरफोर्स से ताल्लुक है। ये जो F-15 और कुछ प्लेन्स जो कुवैत में हिट हुए हैं और वो जिसके बारे में जो रीजनिंग की जा रही है, हाउ डू यू परसीव दिस, हाउ डू यू, व्हाट इज़ योर टेक ऑन? देखिए, बहुत अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। F-15 जैसे जहाज को अगर न्यूट्रलाइज किया उन्होंने, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्योंकि मैं कंटिन्यूस मीडिया पर हूँ, थोड़ा सा जो मैं मोबाइल के जरिए देख सका था तो 3 प्लेन्स का कह रहे हैं, आई थिंक 3 उनके प्लेन्स को टारगेट किया है, फाइटर प्लेन्स। तो ईरान जैसे मुल्क के लिए, जिसको तो रूडिमेंट्री डिफेंस कुवैत ने, ईरान के जो हिट कर लेना 3 जहाजों को एयर स्पेस कुवैत के अंदर, ये बहुत सिग्निफिकेंट एक मैसेजिंग है बुनियादी तौर पर, और बड़ी पोस्चरिंग है और एक किस्म की शाइनेस क्रिएट कर देगी एयर स्पेस मैनेजमेंट में, क्योंकि अमेरिका और इजराइल अब तक ये समझ रहे थे कि हमारी तो ईरान की एयर स्पेस पर एयर डोमिनेंस है, यानी हमारे लिए अनचैलेंज्ड है हमारी जो एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है वहां पे। तो चैलेंज तो हो गई, चाहे एक भी जहाज तबाह होता तो एक एलिमेंट ऑफ कंसर्न पैदा हो जाना चाहिए था। और ऑब्वियसली उनकी प्लानिंग जो वो यूनिलैटरल कर रहे थे कि हम जब जाएंगे, दिन को जाएं, रात को जाएं, जहां मर्जी जाएं, आई थिंक वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई है और वो आपके वॉर प्लान में इफेक्ट होना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली। लेकिन चिश्ती साहब, ये जो कह रहे हैं, ये जो अमेरिकन ने पोजीशन ली है कि ये जो कुवैत का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये उसने जो है वो हिट कर दिए हैं प्लेन्स और ज़ाहिर पायलट तो इजेक्ट कर गए, लेकिन वो कहते हैं कि ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हुआ है उनके उधर। देखिए, ईरान के पास तो एयरफोर्स ही कोई नहीं है, तो किस दुश्मन को समझ के उन्होंने फायर किया है? बेसिक सा सवाल है। अगर मिसाइल समझ के किया है, कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम का अमेरिकन कह रहे हैं कि उन्होंने किया। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि कुवैत ने उनको दुश्मन समझा होगा ना उन जहाजों को, कि तभी हिट किया होगा ना, अपने समझ के तो नहीं मारा होगा ना, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर दुश्मन समझ के मारा है तो ईरान का कौन सा जहाज है जिसकी कैपेबिलिटी है कुवैत तक पहुंचने की? मेरा नहीं ख्याल उनकी कोई कैपेसिटी है, पहली बात तो यही। और अगर उनकी अपनी फ्रेटरीसाइड है तो ये उससे भी खतरनाक बात है। तो मेरा ख्याल है कि कवर अप भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। जाहिर है हमारे पास न्यूट्रल एक्सपर्ट तो कोई नहीं है जो हमें बताए कि वाकई फ्रेटरीसाइड अपने को मार लिया है। अपने को मार लिया तो इतना सिस्टम टेस्टेड है और इनकी फ्लाइट प्लान सारे आउट होते हैं। F-15 का हमारे पास जहाज के अंदर लगा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, जिसको हम IFF कहते हैं। एक सिस्टम लगा होता है जो आपको वार्न करता है कि आपने फ्रेंडली जहाज को लॉक किया है कि एनिमी जहाज को लॉक किया। तो अगर सारा कुछ ही फेल हो गया तो ऑब्वियसली बेस्ट विशेस फॉर ईरान। ओके, ठीक है। सो इस सिचुएशन में अभी हम ज़रा दूसरा एक और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो अफ़गानिस्तान का मामला भी है, क्योंकि हम ख़ुद भी भुगत रहे हैं इसको। मैं 2 दिन से ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि ये पूरा रीजन ही अब एक तरह से डिस्टर्ब कर दिया है इस वॉर ने। मिडल ईस्ट को भी किया है, साउथ एशिया को भी किया है। मुझे ये बताएं कि ये एक तरफ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये ईरान का मामला खड़ा है हमारे सामने। पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ये ठीक है, हमारी अपनी एक उनके साथ वो हमारे नेबर हैं, अपनी सिंपथीज़ हैं, सारी चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान इंस्टेबिलिटी है, फिर अगर ईरान के अंदर भी, तो पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन को किस तरह जो है वो अब लेके आगे बढ़ेगा, आगे किस तरह हमें अपने आप को अपना बढ़ना होगा, सारी हमारा क्या रोल होगा?
देखिए भाई साहब, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ और अभी जंग से बहुत पहले का कह रहा हूँ कि अगर इस नेबरहुड में खास तौर पर अगर ये जंग कंटिन्यू करती है और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी रजीम आ जाती है जो प्रो इसराइल है या प्रो अमेरिका है, तो वो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है अगर नेबरहुड में कोई मुल्क इफेक्ट होगा तो पाकिस्तान है। देखें, जो मिडिल ईस्ट के मुल्कों पर जो एयर बेसिस पर हमले हो रहे हैं वो शॉर्ट लिव्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है, रिकवरेबल है, टाइम बार्ड है कि इतने दिनों में ये रनवे रिपेयर हो सकता है, इतने दिनों में ये होटल ठीक हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अगर नेबर में आ जाता है तो टाइम बार्ड नहीं है, उसकी कोई स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स कंटिन्यूस रहेंगे, अनबाउंडेड रहेंगे और बहुत ज्यादा लास्टिंग होंगे। और खास तौर पर इन हालात में जब ईस्टर्न साइड पर हमने मई में कॉन्फ्लिक्ट अभी फारिग हुए हैं, वेस्ट में अफगानिस्तान की तरफ हम कंटिन्यू किए हुए हैं और उसका ऑब्वियसली ऑनगोइंग है और उसका टाइम बाउंड नहीं है। और अगर ईरान का बॉर्डर भी हॉस्टाइल हो जाता है या अनकंफर्टेबली हो जाता है तो आई थिंक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अभी आज भी पाकिस्तान ने खोस्त पोस्ट भी तबाह की है अफ़गान तालिबान रजीम की, और जो पाकिस्तान इस वक्त उनको टारगेट कर रहा है जिन लोगों ने ज़ाहिर फितना ख़वारिज और अफ़गान तालिबान रजीम का एक नेक्सस, और फिर उनके पीछे इंडिया और इजराइल का नेक्सस है जिसकी वजह से पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, टेररिज्म का इशू फेस कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर सो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू राइटली से सो कि पाकिस्तान के लिए ईरान की सिचुएशन ज़्यादा टेंशन का बाइस बन सकती है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि वहाँ तो ऑनगोइंग सिचुएशन है, ये एक नया फ्रंट होगा। सो थैंक यू सो मच। ख़ब हमारे साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, जॉर्ज सलीम साहब मौजूद थे और जॉन हुसैन साहब ईरान से हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि ईरानी नेशन का रिजॉल्व है इस सारे इशू में कि वो फाइट करेंगे टिल लास्ट ब्रेथ। और अमेरिका ने गलती की है, ये जंग छेड़कर मिस कैलकुलेट किया है, उनकी जजमेंट मिस जजमेंट है, उनको जो है वो ये नहीं अंदाज़ा कि ईरानी नेशन इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। उन्होंने कहा कि कोई जो अपोजिशन भी थी, जो ओपोनेंट्स भी थे उनकी गवर्नमेंट के, फ़िलहाल कोई ऐसा चैलेंज वहाँ पर इंटरनल नहीं है कि इस वॉर के बाद, जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको कई दफ़ा ऑफ़र किया कि ईरानी अवाम वहाँ की गवर्नमेंट ले लें, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर ऐसा कोई प्रोटेस्ट या ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं बना है अभी तक। तो वो समझते हैं कि आगे ईरान जो है इस वॉर को प्रोलॉन्ग करेगा और इस फाइट को आगे लेके जाएगा और जो उसके ख़ित्ते में इंटरेस्ट हैं उनको हिट करेगा। खालिद चिश्ती साहब का भी यही ख्याल है कि ये ज़ाहिर अमेरिका ने तो और इसराइल ने तो अपनी कैलकुलेटेड मूव की है, वो इसी तरह ईरान को सॉर्ट करना चाहते थे, जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं कि उनका चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम हो, चाहे उनकी नेवी हो, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनकी मिलिट्री लीडरशिप हो, उनकी रिलीजियस लीडरशिप हो, उनको टारगेट किया है। बल्कि फॉर्मर प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद तक को जो है वो हिट किया है। सो वो उनके टारगेट्स तो क्लियर हैं, लेकिन इसके ख़ित्ते में जो असरात होंगे वो बड़े तवील होंगे। ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो वॉर बनने जा रही है, जब तक इसके लिए कोई कंक्रीट किस्म का सॉलिड किस्म का डायलॉग जो है वो नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।